हेलो हमारे सभी प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट 2026 का ईवीएस चैप्टर 1 है आपका भोजन। ठीक है, आज हम ईवीएस चैप्टर भोजन से कुछ चर्चा करेंगे। ईवीएस चैप्टर भोजन जो कि है दोस्तों, वो लगभग आपका 3 या 4 वीडियो में जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहद अच्छे से यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन के मुख्य कितने स्रोत होते हैं, यानी कि यदि हम बात करें कि भोजन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों भोजन के मुख्य 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन सा? पहला स्रोत आपका दोस्तों होता है, ठीक है, क्या? प्लांट से, और दूसरा एनिमल से। पहला स्रोत आपका प्लांट्स होता है, दूसरा एनिमल्स होता है। यानी प्लांट यानी कि जो हमको पौधों से भोजन प्राप्त होता है उसको हम प्लांट कहते हैं। ठीक है, प्लांट सोर्स कहते हैं जो हमें भोजन पौधों से प्राप्त होता है। पौधा चाहे वो आपका छोटा हो या कोई भी बड़ा हो, ठीक, पौधे से जो भी हमको भोजन प्राप्त हुआ उसको हम प्लांट सोर्स कहेंगे। और जो भी हमें जानवर से प्राप्त हुआ यानी कि मांस, अंडा, ठीक है, दूध, दही, मक्खन, शहद भी हमारा क्या है? एनिमल सोर्स से आता है। ओके, तो ऐसे खाने योग्य वस्तुएं जो कि प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से हमें प्राप्त होती हैं उसी को हम भोजन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट 2026 से बहुत बेहतरीन तैयारी हो रही है। यहाँ पर आपको अदिति मैम जो कि हमारी हैं वो आपको संस्कृत पढ़ा रही हैं, पूजा मैम आपको मैथ्स का सिलेबस कवर करा रही हैं। ओके दोस्तों, तो आइए क्लास देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले भोजन में क्या है? पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन ये इंग्लिश शब्द है, पोषण हिंदी शब्द है। ओके, पोषण सबसे पहले भोजन में है पोषण। इसको समझेंगे। सजीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है सजीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम सजीव हैं, ठीक है, आप भी सजीव हैं, जिसके अंदर जीव है, ठीक है, जो भी जिंदा है, जो भी जिंदा है जिसके अंदर जीव है उसी को हम सजीव कहते हैं। और ये जितने भी सजीव हैं इनको जीने के लिए दोस्तों भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, दूसरे नंबर जिनसे वृद्धि व विकास होता है। जब हम भोजन खाएंगे, जब हम भोजन खाएंगे तो भोजन खाने से क्या होगा? हम जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो हमारी वृद्धि होगी और विकास भी होगा। ठीक है, ओके, जिनसे वृद्धि व विकास होता है। सजीवों को जीवित तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जितने भी भाई सजीव हैं, ठीक है, जितने भी जीवित लोग हैं, सजीव लोग हैं, उनको क्या जीवित तथा कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा हमको कहां से मिलती है दोस्तों? सजीव ऊर्जा की प्राप्ति भोजन से करते हैं, यानी ऊर्जा हमको मिलती है भोजन से। ऊर्जा हमको भोजन से मिलती है, और जितने भी सजीव हैं वो ऊर्जा की प्राप्ति भोजन से ही करते हैं। इसीलिए सजीवों को जीवित तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जो जीवित लोग हैं, जीवित और कार्य, यानी कि सजीव जो भी जितने भी लोग हैं उनको जीवित रहना है, यानी कि जिंदा रहना, मरना नहीं है। सबको मरने से डर लगता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, मरने से सबको डर लगता है दोस्तों। ये सब, इन सभी को क्या रखना है? जिंदा रहना है और कार्य करना है, यानी कि जिंदा रह के काम करना है, आगे चलना है। ठीक है, ये सोचते रहते हैं आज हम ये करेंगे, कल वो करेंगे, यानी कि जब जिंदा रहेंगे तभी तो कल ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जब ये करेंगे वो करेंगे, और जीवित रहने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत दोस्तों पड़ती है। ऊर्जा हमको कहां से प्राप्त होती है? ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है। कहां से? भोजन से। तो भोजन देखिएगा वह खाद्य पदार्थ है जो ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन खाद्य पदार्थ ऐसा है जो ऊर्जा प्रदान करता है। खाद्य पदार्थ का मतलब खाने योग्य वस्तुएं। ठीक है, भोजन जो है, भोजन में खाने योग्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान कराती हैं। ओके, तो दोस्तों आइए नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट लेवल में आपका क्या आता है? स्वयंपोषी। ओके, ये भी किसका भाग है? भोजन का ही भाग है, स्वयंपोषी, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयंपोषी दोस्तों क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें तो आप माताएं बहनें सोच रही होंगी कि मैं भी तो अपना भोजन स्वयं बनाती हूँ, तो क्या मैं स्वयंपोषी में आऊंगी? नहीं, आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये जो अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे, यानी कि प्लांट्स है। दोस्तों अपना भोजन कौन स्वयं बनाता है? पेड़ यानी कि प्लांट। ठीक है, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे बनाते हैं। माता माने सोचते हैं कि यार
भोजन तो मैं भी अपना खुद बनाती हूँ किचन में जाके, है ना, तो मैं क्यों नहीं इसमें जोड़ी नहीं सुरपोशी। आप जोड़ी तो कैसे जाओगी, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, आप तो पेड़ पौधों को खुद खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, पेड़ पौधों को हम लोग खुद खा रहे हैं, तो ये हम लोग उनका भोजन मतलब खुद खा रहे हैं, हम लोग उनको ही खा रहे हैं जो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। ओके, जो हरे पौधे हैं जितने भी, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसी के प्रक्रम द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं, यानी खाने योग्य अपना भोजन बनाते हैं। कौन? हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। तो आगे देखिएगा, पौधे द्वारा सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिएगा, पौधे द्वारा क्या किया गया है, पौधे द्वारा सूर्य की उपस्थिति, यानी कि जब पौधा हो और पौधा जब सूर्य की उपस्थिति में हो, यानी उस पर सूर्य की किरणें आ रही हो, तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल, दोस्तों गौर से समझिएगा, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों क्लोरोफिल ये किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल ये पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। तो जब सूर्य की किरणें पत्तियों पर गिरती हैं, ठीक है, पौधे के पत्तियों पे, यानी कि यहां लिखा है हरे पौधे हैं, हरे पौधे, जब सूर्य की किरणें पत्तियों में पड़ती हैं तो क्या, क्लोरोफिल की सहायता से, यानी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जब पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो सूर्य की प्रकाश की किरणें पत्तियों में पड़ती हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। उन पत्तियों में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो उन्हीं की क्या सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बनता है, भोजन की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर हमने लिखा है प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता है। जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया कि सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसी को यहां उल्टा लिख रखा है, प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता है। ओके, अब प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता तो है दोस्तों, लेकिन इस क्रिया के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है, किन किन वस्तुओं का आवश्यक होना जरूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है, यहाँ पर हमने नोट किया है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाएगी। ओके, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। दोस्तों यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने आपको पहले बताया था कि वहां पे हमको क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का यूज हो रहा था। किससे? जब देखिएगा सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे पेड़ पर गिरी तो वहां से पत्तियों से क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर उनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद कर रहे थे। वहीं पर यहाँ पर हमने बता रखा है आपको शॉर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश यानी पर्ण हरे, क्लोरोफिल चाहिए जो पत्तियों में पाया जाता है, और खनिज आदि। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित तापक्रम जो कि है दोस्तों, इसमें यहाँ पर तापक्रम भी होना अति आवश्यक है कि किस कौन से तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान है जो कि प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर सके। ओके, तो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक होता है, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक होता है। यदि दोस्तों जब आपने देखा होगा जो ज्यादा गर्मी पड़ती है या ज्यादा ठंडी पड़ती है, यानी हम बात करें यहाँ पे 37 डिग्री दर का, यदि आपको जब जाता है 42, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधा अपना भोजन इतने अच्छे से अपना ग्रहण नहीं कर पाता, नहीं बना पाता है। ठीक है, तो वो क्या कभी कभी ज्यादा गर्मी के कारण सूखने लगता है। ठीक है, जिसको कुपोषण कहते हैं, कुपोषण इसी में आएगा, कुपोषण भी। ठीक है, इसी चैप्टर में आएगा, भोजन के चैप्टर में। ओके, और यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जैसे ठंडों में आपने देखा होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 11 डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों जब इतना कम होगा तापमान तो क्या वो पौधा विरोध करेगा? जब उसको सोचिएगा, जब इतनी ठंड में सूर्य करेंगे ही नहीं, प्रकाश दिखेगा ही नहीं, तो पत्तियां क्लोरोफिल क्या करेंगी, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेंगी, कैसे पानी का उत्पन्न करेंगी, कैसे अपना भोजन बनाएंगी, तो पौधा वृद्धि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो भोजन अपना पौधा नहीं बना पाएगा। इसीलिए यहाँ पर उचित तापक्रम दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस
होना चाहिए दोस्तों। आइए हमारे सभी दोस्तों देखिएगा कि हमने आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यानी टिप्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कि आपके यूपी टेट 2026 पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कुछ इस प्रकार से हमने बताया है जो कि आपने अभी तक पीछे का पढ़ा है, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक मैंने रखे हुए हैं। तो उसको देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज क्रिया होती है और यह किसमें सबसे तेज होती है? लाल रंग में। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे तेज लाल रंग में होती है। ओके, अब यहाँ देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम क्रिया किसमें होती है? वो बैंगनी रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे तेज क्रिया लाल रंग में, प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम क्रिया बैंगनी रंग में। तो आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की सबसे तेज क्रिया किस रंग में होती है। ऑप्शन आपको दिए होंगे 4, उसमें आपको टिक करना है। और इसी प्रकार यहाँ पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम क्रिया किस रंग में होती है, तो दोस्तों उसमें भी आपको क्या टिक ही करना है? बैंगनी रंग। ओके, आगे देखते हैं। पौधों को उत्पादक कहा जाता है। अरे भाई, पौधों को उत्पादक कहा जाता है पर क्यों? पौधों को उत्पादक कहा जाता है पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, तो यहां पर देखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा कि पौधे को क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। यदि पूछा जाए पेपर में कि पौधे को उत्पादक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो पौधे को उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन दोस्तों स्वयं बनाता है। ठीक है, हम आप जैसा नहीं है पौधा, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब आगे देखिएगा, श्वसन के समय पौधे जो कि हैं वो O2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि श्वसन सभी लेते हैं, हम भी, आप भी और पेड़ पौधे भी। श्वसन क्रिया सब प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पौधा करता है। ओके, जब श्वसन के समय पौधे क्या लेते हैं? O2 का प्रयोग करते हैं। O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पौधे तो सर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल सत्य पढ़ा है। लेकिन पौधा अभी क्या? O2 यानी ऑक्सीजन का ही प्रयोग करता है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कब करता है, ये हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा, आगे देखिएगा, श्वसन 24 घंटे होने वाली प्रक्रिया है। जो ये श्वसन प्रक्रिया है ये 24 घंटे होने वाली एक प्रक्रिया है। यदि यहाँ पर 1 मिनट भी, 1 मिनट तो चल जाएगा, यदि 2 मिनट या 5 मिनट से अधिक बच्चा श्वसन क्रिया ना करे तो वो डेड हो जाएगा, यानी मर जाएगा दोस्तों। ओके, श्वसन क्रिया 24 घंटे होने वाली प्रक्रिया है। ये जो कि मैंने कहा 2 मिनट 5 मिनट, इसको गौर करना। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर क्रिया नहीं कर रहा तो बच्चा मर जाएगा। काफी ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसके अंदर टैलेंट है, वो अपनी सांस को अधिक समय तक भी साधे रख सकता है। ठीक है, तो उसका एक क्या है, वो उसने क्या किया, उसने अनुभव किया, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस की, तब जाके वो कहीं 10 मिनट तक सांस थामे रख सकता है। और 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। बच्चा हद से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 3 मिनट बहुत होता है। 3 मिनट से अधिक सांस बहुत कम ही लोग हैं जो थाम सकते हैं। ओके, अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये तो बहुत सीधी सी बात है। यदि आपसे पूछा जाए पौधे प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण तो दिन में ही करेंगे, क्योंकि रात में तो सूर्य निकलेगा नहीं। जब सूर्य नहीं निकलेगा तो प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण कहां से करेंगे दोस्तों। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ये इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ पौधे दोस्तों ऐसे हैं जो चंद्रमा की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यानी होगा कोई छोटा मोटा पौधा या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन होगा। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि चंद्रमा की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की रोशनी से कितने पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो चंद्रमा की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यदि हम बात कर लें इस टॉपिक की, जो कि हमने बोला बाद में बताएंगे, ये वाला सॉरी, ये श्वसन वाला, श्वसन के समय पौधे O2 का प्रयोग करते हैं। ये बात हमारी है कहने की, श्वसन जो क्रिया है ये O2 का प्रयोग कब करते हैं? ये O2 का प्रयोग शाम को करते हैं, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं CO2, ठीक है, और शाम को O2 का प्रयोग करते हैं। यानी कि पौधे को शाम को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए।
श्वसन क्रिया करने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। और दिन में इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इनको दिन में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत चाहिए और नाइट में ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ के नीचे शाम को नहीं लेटना चाहिए। वो कहते इसलिए थे क्योंकि लोगों को एक डर था कि हाँ भूत चुड़ैल बैठा होगा, डांगा कोई फट जाएगी, लकड़ी ऊपर गिर जाएगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये वैज्ञानिक तौर से कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर पेड़ खुद इतना विशाल है। तुम सोचो कि तुम इतने से हो और पेड़ इतना विशाल है, तो वो कितनी ऑक्सीजन ले रहा होगा उस समय, और आपको जब आप उसके नीचे लेटे होगे तो आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, क्योंकि पेड़ खुद ऑक्सीजन ले रहा है ना। और दिन में अगर पेड़ के नीचे आप लेटे हो, बड़ा आनंदित समय कटता है। गर्मियों के मौसम में एकदम बढ़िया ठंडा हवा मिलती है और ताजगी भरी ऑक्सीजन आप उससे ले रहे होते हो। तो एक पीपल पौधा है जो कि शाम को भी आपको ऑक्सीजन देता है और दिन में भी ऑक्सीजन देता है। ओके, तो दोस्तों ये कैसा लगा आपका टॉपिक? तो अब देखिएगा, ये मैंने आपके टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब ये आपका क्या हो गया है, स्वयपोषी जो कि था वो क्लियर हो गया कि स्वयपोषी कौन है और स्वयपोषी की क्या क्रिया होती है भोजन बनाने के लिए। दोस्तों अब हम देखते हैं विषमपोषी। तो दोस्तों विषमपोषी क्या है? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों विषमपोषी क्या है? ये जंतुओं एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि जो जंतु हैं और अन्य जीव हैं, ये पादपों द्वारा यानी जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उनका ही भोजन ये ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें क्या, मनुष्य, जानवर, कीट पतंग, अमीबा, कवक, फंजाई। यानी कि मनुष्य क्या है? मनुष्य हरी सब्जियों, हरी फसलों को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है। तो ये क्या, मनुष्य भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। किसमें? विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी में मनुष्य भी आ जाता है। जानवर तो आपको पता होगा घास तो खाता ही है, ठीक है, पेड़ पौधों को भी खाता है। जंगलों में जानवरों जो जानवर हैं वो घास फूस पेड़ पौधे भी खाते हैं। ठीक है, और कीट पतंग भी क्या, पौधों को नष्ट करते हैं। यानी कीट पतंग जो कि है, आपने फसलें देखी होंगी उसमें कीट पतंग की छिड़काव की दवाई डाली जाती है। तो कीट पतंग क्या है, वो भी एक पौधों को ही खाते हैं। यानी कि पादप द्वारा जो कि उनको प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों ने अपना भोजन बनाया था उसको भी कीट पतंग भी खाते हैं, अमीबा भी खाता है, कवक भी खाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा फसल में फंजाई रोग लग जाता है, ठीक है, जिसको फंगस कहते हैं। ओके, फंजाई रोग लग जाता है तो वो क्या है, फंजाई रोग है, उसकी भी दवाई डाली जाती है खेतों में उसको नष्ट करने के लिए। किसको? फसल को नहीं, फंजाई को नष्ट करने के लिए। ओके, तो फंजाई भी हमारी फसल को खाता है। और देखिए ये मशरूम दिया है, मशरूम भी कहां से उत्पन्न होता है? ये हमारी फसल से ही उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी क्या होता है मनुष्य जो है वो जानवर को भी खाता है। यहाँ पादप को ही नहीं बल्कि वो जानवर को भी खा लेता है। जैसे आपने मुर्गी खा ली, ये एक जानवर में आ गया, ठीक है, मुर्गी खा ली। कुछ लोग, कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं बेचारे हत्या कर देते हैं, खरगोश को भी खा लेते हैं मार के, ठीक है, खरगोश को भी मार के खा लेते हैं। ठीक है, चील, कौवा, इसको भी जंगलों में मार मार के खाया जाता है। तो ये जैसे बकरी हो गई, ये मनुष्य इतना अत्याचारी है, वैसे इनको ये करना नहीं चाहिए। ठीक है, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि पादपों की तो हत्या हम लोग कर ही रहे हैं, तो जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। सारे सभी दोस्तों देखिएगा, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृतजीवी पोषण, नंबर 2 परजीवी पोषण। जो कि आपने देखा विषमपोषी पोषण है वो कितने, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मृतजीवी पोषण को, इसकी परिभाषा। पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करता है, इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करता है उसी को हम मृतजीवी पोषण क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों सड़े गले पदार्थ कौन है? एग्जाम्पल में मशरूम, कवक और फंजाई। ठीक है, मशरूम आपने देखा होगा कि ये जहां भी उगती है, जिसको हम गांव देहाती भाषा में बोले तो उसको कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। जितने भी बच्चे गांव से वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे कुकुरमुत्ता। ठीक है, और शहर से जितने भी भाई हैं वो मशरूम जानते होंगे। यानी ऐसी जगह घूरे वाली जगह हो गई, जैसे आपकी घूरे वाली जगह बरसात के मौसम में वहां पर जब पानी गिरता है हल्का, फिर भाप उठती है जमीन से। ठीक है, जब वो भाप की क्रिया होती है ना, गर्मी के मौसम में पानी गिरे और भाप की क्रिया से जो भी पदार्थ वहां डले हुए हैं वो सड़ जाते हैं।
वो सड़ने के कारण एक कुकुरमुत्ता का रूप ले लेते हैं, मशरूम का रूप ले लेते हैं। तो मशरूम हमारी कहाँ होती है, ये सड़ी गली चीजों से बनती है, ठीक है। और जो फंजाई है, आपने देखा होगा कि ये जैसे कि कोई आपने आपके घर में अचार रखा है, ठीक है, अचार रखा है, वहां उसमें फंजाई लग जाती है, यानी कि जब वो गलने लगता है ना, ज्यादा गल जाता है अचार आपका, तो उसमें फंजाई लगने लगती है। और लेकिन जो कि आज की रीति रिवाज के हिसाब से यदि हम बात करें तो लोग बोलते हैं कि उसमें क्या है, अचार को सब कोई भी जाके ऐसे ना निकाले जो कि उसमें छुआछूत माना जाता है। छुआछूत को भेदभाव से उसको डराते हैं कि उसमें छुआछूत माना जाता है। अब उसमें छुआछूत कुछ नहीं माना जाता, जो उसमें छिड़का डाला जाता है, उस छिड़के में यदि किसी के हाथ भींजे हैं, ठीक है, हाथों में पानी है और गए डब्बे में हाथ डाल दिया, अगर पानी की एक भी बूंद उस छिड़के में चली जाती है तो वहां से क्या है, वो और ज्यादा गलने लगता है, ठीक है। जब उसमें नमक तो होता है पहले से ही अचार में, ठीक है, और वो गलने लगता है, ज्यादा गलने के कारण उसमें फंजाई उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। तो इसमें यही आपका उदाहरण रहा, मशरूम, कवक और फंजाई आदि उदाहरण हैं। तो आपने क्या देखा, मृतजीवी पोषण को समझा, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करता है, इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण की क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आपने मृतजीवी की पोषण की क्रिया देख ली है, अब हम देखते हैं परजीवी पोषण क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी। अब इसमें नंबर 2 आपका आता है परजीवी पोषण, ठीक है। परजीवी पोषण को हम समझते हैं। परजीवी जो पोषण है ये क्या है दोस्तों, देखिएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर रहता है, यानी कि जो दूसरे जीव ने भोजन बनाया है, ठीक है, वो ये जो है परजीवी पोषण, जब दूसरे जीव ने अपना भोजन बनाया है तो ये परजीवी पोषण उसी भोजन के बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहता है, यानी दूसरे के भोजन पर निर्भर रहता है। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको ये अमरबेल दिखा रहा हूं, अमरबेल है, जौक है, जूं है, अमीबा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपकी अमरबेल है, तो दोस्तों ये अमरबेल जो की होती है पीले रंग की होती है। आपने देखा होगा गांव देहात या शहर में कहीं भी किसी भी पेड़ पर आपने देखा होगा एक धागे की तरह वो ऊपर पेड़ के ऊपर लदी रहती है, ठीक है। ये पीले रंग की होती है, आपको इस साइड चित्र में दिख रहा होगा, हमने इस साइड आपको दिखा दिया है चित्र में। ये दोस्तों पीले रंग की होती है। और इसकी एक खास बात क्या है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें पत्तियां ही नहीं होती हैं दोस्तों। इसमें क्लोरोफिल क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है, इस धागे में क्लोरोफिल कैसे पाया जाएगा। ओके, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यह पीले रंग की होती है और यह दूसरों पर आधारित होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेड़ पर लदी हुई है, ठीक है। ये जब पेड़ पर लदी हुई है तो उसी की भोजन जो उसने पेड़ में अपना भोजन बनाया है, ठीक है, उसी भोजन को ये क्या चूस रही है, ठीक है। जैसे खून चूसना होता है, जैसे जौंक का काम क्या होता है, जौंक का काम होता है खून चूसना। जूं का काम क्या होता है, खून चूसना। जैसे आपने देखा होगा अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे अब तो बाल ही नहीं रहते हैं ज्यादातर, वैसे बाल जब बालों में आपने देखा था जब शैम्पू वगैरह बहुत कम लोग यूज करते थे, शैम्पू साबुन वगैरह, तो उसमें क्या होता था कि गंदगी के कारण आपके जुम हो जाते थे, ठीक है, जिसको गांव की भाषा में जुआ बोलते हैं, और ये जुम होता है। और जौंक जो की है, जौंक मनुष्य और जानवर का भी खून चूस लेती है। जौंक बहुत खतरनाक है, ये अपना भोजन किससे करती है, कभी कभी जानवर, किसी जानवर का खून चूस लेगी, चिपट जाएगी, एकदम टाइट पकड़ लेगी आपको, वहां चिपट जाएगी, आपको मतलब हटने का मौका नहीं देगी। उसमें क्या, अगर इंसान में चपक जाती है ना खाल में, तो इतने सालों में हटती नहीं, उसको ऐसते रहो तो ऐसते रहो, हटेगी नहीं, चपक गई तो चपक गई। उसमें फिर गांव के लोग उसमें नमक बुरकाते हैं, ठीक है, साल्ट, नमक उस पर जब बुरकाएंगे तो वो क्या, तब वो नमक के कारण, नमकीन लगने के कारण हट जाती है। जौंक को आपका खून बड़ा मीठा लगता है, ओके, इसीलिए वो चपक जाती है। तो ये रहा आपका क्या, परजीवी पोषण। दोस्तों आज की क्लास ज्यादा लंबी हो रही है, तो आज की क्लास यही पर विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक यही चलेगा, चैप्टर भोजन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।